सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे बागीचे से सेब की सारी फसल निकल चुकी है। अब एप्पल ऑर्चर्ड में पोस्ट हार्वेस्टिंग एप्पल ऑर्चर्ड मेंटेनेंस का काम शुरू हो रहा है। काम किस तरह से शुरू होना है, आप इसको सिलसिलेवार देखते रहिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग मेंटेनेंस का सबसे अहम हिस्सा मल्चिंग ही है। इससे पहले भी हम इस बागीचे में 4 बार मल्चिंग कर चुके हैं और फसल निकालने के बाद एक बार फिर से मल्चिंग की जा रही है। मल्चिंग का सीधा सीधा फायदा यह होता है कि मल्चिंग से उस भूमि की धारण क्षमता बढ़ जाती है। धारण क्षमता अर्थात उससे उसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट लेने की और उसको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मल्चिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन कुछ मुख्य जो फायदे हैं उसका मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं कि मल्चिंग से एक तो उस भूमि की यानी उस तौलिए में नमी की क्षमता बढ़ जाती है और उसकी सांद्रता अर्थात जो उसकी ठोस मिट्टी होती है वो भी नरम पड़ जाती है और उसमें वायु संचारण बहुत अच्छे से होता है और उसका जो भूमि कटाव है वो भी बच जाता है और पानी उस तौलिए से एकदम भाग करके नहीं निकलता है, उसका मॉइस्चर भी बना रहता है। उसमें जो भूमि का जो एक टेम्परेचर होता है उसके फ्लक्चुएशन के बड़े कम चांसेस रहते हैं और उसमें जो हम पोषक तत्व डालते हैं वो भी भूमि में उस भूमि में यानी तौलिए में आसानी से मिल घुल जाते हैं और मल्चिंग से नई घास उगने के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर मल्चिंग से हमारे बागीचे में इस प्रकार से पौधों के संरक्षण के लिए सुधार हो रहा है तो हम बरसात के मौसम में पौधों से मल्चिंग क्यों ना करें। लेकिन मल्चिंग करने से पहले आपको अपने आप एक डेमो खुद देना होता है जिससे कि आपके वर्कर जान पाए कि मल्चिंग का असली अर्थ क्या है। मल्चिंग से जो हम घास काट करके निकालते हैं वो हमारे जो मुख्य पौधा है उसके तने से लगभग 1-1.5 फुट बाहर की ओर लगनी चाहिए वो घास। अन्यथा अगर वो पौधे के तने के नज़दीक लगती है तो उससे बोरर इत्यादि कीट के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। उसका फिर हमें कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि उसमें बोरर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इसलिए ये हमें तने से लगभग 1-1.5 फुट के फासले पर ही रखनी होती है। अब आप देख ही रहे हैं कि हमारे वर्कर भी सहज ही तौलिए में घास की ड्रेसिंग उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से कि उन्हें बताया गया है। अर्थात वे मुख्य तने से 1 और 1.5 फुट के फासले पर घास बाहर को लगा रहे हैं। जहां उन्होंने गलतीवश तने के एकदम साथ घास चिपका दी थी उसको भी हमने हटाने का इनसे आग्रह किया है और इन्होंने वो घास भी हटा दी है और अब ये मल्चिंग के काम में जुट पड़े हैं। अभी सबसे पहले हम बगीचे की मल्चिंग करेंगे। जब सारी घास हरी घास तौलिए से काट करके तौलिए में गिरा दी जाएगी उसके पश्चात ही खाद को डालने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि ये अगर हरी घास यूं ही उगी रहेगी तो इसकी जड़ें जो हम खाद डालेंगे वो सारी खाद खा जाएगी और पौधे तक कुछ नहीं पहुंचेगा। इसका एक साइंटिफिक लॉजिक ये भी है कि घास की जड़ें पौधे के तौलिए में 20 से 25 सेंटीमीटर तक ज़मीन में होती है जबकि सेब की जड़ें इससे गहरी होती है। जब हम खाद डालते हैं तो खाद के लिए ये घास की जड़ें सारी खाद खा जाती है और हमारे सेब के पौधे तक कोई भी खाद नहीं पहुंचती है। इसलिए भी मल्चिंग आवश्यक है कि जो हम तौलिए में खाद डाल रहे हैं वो सेब के पौधों की जड़ों तक अवश्य में पहुंच जाने चाहिए। और ये बात भी ध्यान में रखी जानी आवश्यक है कि जो हमारा पौधा है उसकी मेन स्टेम के साथ जो ग्राफ्टिंग यूनियन है, ग्राफ्टिंग यूनियन के इर्द गिर्द बिल्कुल भी घास इत्यादि नहीं होनी चाहिए। वहाँ की भूमि ठोस होनी चाहिए ताकि वहाँ किसी भी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड अटैक ना कर पाए। मल्चिंग के फायदों के साथ साथ मल्चिंग के कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान हमारी आर्थिकी का है क्योंकि इसमें जब हम वर्कर से काम करवाते हैं तो हमारे पैसों की लागत बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2, इसमें जब हम मल्चिंग करके सारी घास भूसा इस पौधे के इर्द गिर्द डालते हैं तो उससे चूहे, इंसेक्टिसाइड, पेस्ट इत्यादि के पनपने की बहुत संभावना रहती है जिसको कि हम समय समय पर उपचारित कर सकते हैं।
मल्चिंग के बाद अब आप पौधों के तौलियों की स्थिति देख सकते हैं। जब हमारे पौधे इस प्रकार से मल्चिंग करके तैयार हो जाएं, ये तभी खाद डालने के लायक होते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने इन तौलियों में खाद किस प्रकार से डाल पा रहे हैं। खाद डालने की विधि बताने से पूर्व आपको यह भी बता देना आवश्यक बन पाता है कि हमारी ये पर्वतीय जो भूमि है उसकी तासीर किस प्रकार से होती है। जहां हमारी इस ज़मीन इन पहाड़ियों पर धूप लगी होती है वह सनी साइड कहलाती है, और जहां थोड़ी देर से धूप लगती है वो शेडी साइड होती है। इसको हम लोकल डायलेक्ट में पराली साइड और शिली साइड कहते हैं। जो सनी साइड होती है, सनी साइड में बोरर इत्यादि कीट, हर तरह के कीट, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड पनपने के ज़्यादा चांस होते हैं। जबकि जो हमारा शेडी एरिया होता है वहाँ ये डिजीज़ होती तो है लेकिन कमोबेश होती है। सनी साइड में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आती है तो वो आती है प्लांट्स के तौलिए में मॉइस्चर मेंटेन करने की, जबकि शेडी पोर्शन में प्लांट्स में काफ़ी देर तक मॉइस्चर रहता है और मॉइस्चर रहने से पौधों की गुणवत्ता ज़्यादा बेहतर भी बन पाती है। इस भूमि पर अगर एप्पल प्लांट्स की लाइफ के बारे में बात करें तो सन्नी एरिया में एप्पल प्लांट की लाइफ काफ़ी कम रहती है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि सन्नी साइड एरिया में ज़्यादा डिजीज़ होती है, रोगग्रस्त पौधे अधिक देर तक नहीं चल पाते हैं। सनी साइड एरिया में फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड तो रहते ही रहते हैं, इसके अलावा स्केल, कैंकर इत्यादि भी सनी साइड एरिया में ज़्यादा रहते हैं। जबकि शेडी एरिया में जो सेब के बागीचे लगे रहते हैं वहाँ शेड अधिक होने के कारण पौधे एक तो सीधे सीधे सनबर्न से बच जाते हैं, स्केल से बच जाते हैं और कैंकर से बच जाते हैं। चलिए जो छोटा मोटा फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का अटैक रहता है वो रहता है, लेकिन उसका उपचार होने से सन्नी एरिया के बजाय शेडी एरिया में पौधों की लाइफ ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा लंबी रहती है। सूखे की स्थिति में तो सन्नी एरिया के बागीचों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। सन्नी एरिया में पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है जिससे पौधे सूख जाते हैं, अधिकतर पौधों की टहनियाँ सूख जाती है। जबकि शेडी पोर्शन में बागीचों की रक्षा हो ही जाती है लेकिन वहाँ भी नुकसान तो होता है, मगर सनी एरिया की अपेक्षा शेडी एरिया में नुकसान कम रहता है। आइए अब आपको सनी एरिया और शेडी एरिया की झलक दिखाते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, इस एरिया को सनी एरिया कहते हैं। ये जो देवदार के वृक्षों से हरा भरा लश ग्रीन एरिया दिख रहा है यही शेडी एरिया है। इस शेडी एरिया में प्लांट्स की लाइफ एक्सपेक्टेशन सनी एरिया के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होती है। अब सेब के तौलिए में खाद डालने से पहले खाद डालने की विधि बता पाना भी आवश्यक बन पाता है कि पौधों में किस तरह से खाद डाली जाती है। आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे वर्कर हैं किस तरह से पहले मिट्टी छोड़ रहे हैं तने से, उसके बाद ये खाद डालने का काम शुरू करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जब पौधे के तने तौलिए से बाहर निकल जाते हैं तो उसका तात्पर्य ये लिया जाता है कि जहाँ से पौधे का तना ऊपर की ओर, छोटी टहनियाँ ऊपर की ओर मुड़ी होती है, वहीं से अर्धवृत्ताकार नाली काट दी जाती है, क्योंकि इस वृत्त में ही पौधे की छोटी छोटी जड़ें बाहर को निकली होती है जो खाद को ग्रहण करने में सक्षम होती है और सारे पोषक तत्व पौधे को सप्लाई करती है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो इसकी मेन रूट होती है, मेन रूट सिर्फ पौधे को एक सशक्त स्तंभ की तरह खड़े रखने में कामयाब करती है, बाकी उसमें पोषण इत्यादि का कार्य छोटी जड़ें ही करती है। खाद डालने के लिए भी एक नाली बनाने की खास प्रक्रिया है कि नाली कम से कम 4 से 6 इंच गहरी बननी चाहिए ताकि खाद पूरे पौधे को मिलती हो। वैज्ञानिक ढंग की खेती करने के लिए इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स का पहले वर्कर्स को एक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग सी देनी होती है ताकि वे इस कार्य में कोई भूल चूक ना कर लें। तथापि अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो उसका बाद में सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक होता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद बागीचा अब खाद डालने के लायक बन पाता है। खाद किस तरह से डाली जाती है, कितनी मात्रा में डाली जाती है और कौन सी खाद डाली जानी है, ये हम शीघ्र ही आपको अगले ब्लॉग में बताने वाले हैं।
पोस्ट हार्वेस्टिंग एप्पल ऑर्चर्ड मेंटेनेंस को लेकर इनिशियल वर्किंग यानी आरंभिक कार्यशैली आपको कैसी लगी, इसको लेकर तैयार किया गया ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस समय बागीचे में अनुपातिक खाद मिश्रण और उसकी विधि को लेकर हम आपसे शीघ्र ही अगले ब्लॉग में मिलने वाले हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।